चैप्टर 5 आईएलएस में ह्यूस्टन। जब हम सिएटल के गेट पर पहुंचे तो मैंने अपनी भौहें उठाते हुए पूछा, रास्ते में बस एक पड़ाव है। एडवर्ड ने मुस्कुराते हुए मुझे आश्वासन दिया। ऐसा लगा जैसे मैं मुश्किल से सो पाया था जब उसने मुझे जगाया। जब वो मुझे टर्मिनल से बाहर खींच रहा था तो मैं स्तब्ध था। हर पलक झपकने के बाद अपनी आंखें कैसे खोलूं, ये याद रखने की कोशिश कर रहा था। जब हम अपनी अगली उड़ान के लिए चेक इन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय काउंटर पर रुके तो मुझे ये समझने में कुछ मिनट लग गए कि क्या हो रहा था। रियो डी जेनेरो, मैंने थोड़ी अधिक घबराहट के साथ पूछा। एक और स्टॉप, उसने मुझसे कहा। दक्षिण अमेरिका की उड़ान लंबी थी, लेकिन एडवर्ड की बाहों में लिपटी हुई पहली श्रेणी की चौड़ी सीट पर मैं आराम से सो रही थी। मैं सो गई और जब हम हवाई अड्डे की ओर बढ़े तो असामान्य रूप से सतर्क हो गई, क्योंकि डूबते सूरज की रोशनी विमान की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। जैसा कि मैंने सोचा था, हम दूसरी फ्लाइट से जुड़ने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं रुके। इसके बजाय हमने रियो की अंधेरी, भीड़-भाड़ वाली, जीवंत सड़कों से होते हुए टैक्सी ली। एडवर्ड द्वारा ड्राइवर को दिए गए पुर्तगाली निर्देशों में से एक भी शब्द समझ में न आने के कारण मैंने अनुमान लगाया कि हम अपनी यात्रा के अगले चरण से पहले होटल खोजने जा रहे हैं। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मेरे पेट में कुछ ऐसा हुआ जो मंच पर डरने जैसा था। टैक्सी भीड़-भाड़ वाली भीड़ के बीच से तब तक चलती रही जब तक कि भीड़ कुछ कम नहीं हो गई और हम शहर के सबसे पश्चिमी छोर के करीब पहुंच गए, समुद्र की ओर बढ़ते हुए। हम लोग गोदी पर रुके। एडवर्ड ने रात के काले पानी में खड़ी सफ़ेद नौकाओं की लंबी कतार में आगे बढ़कर रास्ता दिखाया। जिस नाव पर वह रुका वह बाकी नावों से छोटी थी, ज्यादा आकर्षक थी और जाहिर तौर पर जगह के बजाय गति के लिए बनाई गई थी। फिर भी आलीशान और बाकी नावों से ज्यादा सुंदर। उसने भारी बैग उठाए होने के बावजूद हल्के से छलांग लगाई। उसने बैग डेक पर रख दिए और किनारे पर सावधानी से मेरी मदद करने के लिए मुड़ा। मैं चुपचाप देखता रहा जब वह नाव को रवाना होने के लिए तैयार कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि वो कितना कुशल और सहज लग रहा था, क्योंकि उसने पहले कभी नौकायन में रुचि नहीं दिखाई थी। लेकिन फिर भी वो लगभग हर चीज में अच्छा था। जैसे ही हम खुले समुद्र में पूर्व की ओर बढ़े, मैंने अपने दिमाग में बुनियादी भूगोल की समीक्षा की। जहां तक मुझे याद है, ब्राजील के पूर्व में ज्यादा कुछ नहीं था, जब तक कि आप अफ्रीका नहीं पहुंच जाते। लेकिन एडवर्ड तेजी से आगे बढ़ता रहा जबकि रियो की रोशनी फीकी पड़ गई और अंततः हमारे पीछे गायब हो गई। उसके चेहरे पर एक जानी पहचानी उत्साहपूर्ण मुस्कान थी, जो किसी भी तरह की गति से पैदा होती है। नाव लहरों में डूब गई और मैं समुद्री छींटों से भर गया। अंततः वह जिज्ञासा जो मैंने इतने समय से दबा रखी थी, मुझ पर हावी हो गई। क्या हम और भी आगे जा रहे हैं? मैंने पूछा। ऐसा नहीं था कि वह भूल गया कि मैं भी मनुष्य हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने हमें इस छोटे से यान पर कुछ समय तक रहने देने की योजना बनाई थी। लगभग आधा घंटा और उसकी नज़र सीट पर जकड़े मेरे हाथों पर पड़ी और वह मुस्कुराया। ओह ठीक है, मैंने मन ही मन सोचा। आखिरकार वह एक पिशाच था। शायद हम अटलांटिस जा रहे थे। 20 मिनट बाद उसने इंजन की गर्जना के बीच मेरा नाम पुकारा। बेला, उधर देखो। उसने सीधे सामने की ओर इशारा किया। मैंने पहले तो केवल कालापन देखा और पानी के पार चांद का सफ़ेद निशान। लेकिन मैंने उस जगह को खोजा जहां उसने इशारा किया था, जब तक कि मुझे लहरों पर चांदनी की चमक में टूटती हुई एक छोटी काली आकृति नहीं मिल गई। जैसे जैसे मैंने अंधेरे में आंखें मूंद कर देखा, छाया अधिक विस्तृत होती गई। आकृति एक छोटे, अनियमित त्रिभुज में बदल गई, जिसमें एक तरफ दूसरी तरफ से लंबी थी और फिर लहरों में डूब गई। हम करीब आए और मैंने देखा कि रूपरेखा पंख जैसी थी, जो हल्की हवा के साथ झूल रही थी। और फिर मेरी आंखें पुनः केंद्रित हुईं और सभी चीजें समझ में आ गईं। हमारे सामने पानी से एक छोटा सा द्वीप उभरा, जो ताड़ के पत्तों से लदा हुआ था, तथा चंद्रमा की रोशनी में पीला चमकता हुआ समुद्र तट। हम कहाँ हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा, जबकि वह अपना रास्ता बदलकर द्वीप के उत्तरी छोर की ओर बढ़ गया। इंजन के शोर के
बावजूद उसने मेरी बात सुनी और एक बड़ी मुस्कान दी जो चांदनी में चमक रही थी। यह आईएलएस में है। नाव नाटकीय ढंग से धीमी हो गई, लकड़ी के तख्तों से बनी एक छोटी सी गोदी के सामने सटीकता से अपनी स्थिति में आ गई, जो चांद की वजह से सफ़ेद हो गई थी। इंजन बंद हो गया और उसके बाद जो सन्नाटा छा गया वह बहुत गहरा था। वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय लहरों के, जो नाव से हल्के से टकरा रही थीं, और हथेलियों में हवा की सरसराहट। हवा गर्म, नम और सुगंधित थी, जैसे गर्म स्नान के बाद भाप बची हो। आईएलएस में मेरी आवाज़ धीमी थी, लेकिन फिर भी ये बहुत तेज लग रही थी क्योंकि यह शांत रात में घुस रही थी। कार्लिसले की ओर से एक उपहार। एस्मे ने हमें इसे उधार देने की पेशकश की। एक उपहार? कौन उपहार के रूप में एक द्वीप देता है? मैंने भौहें सिकोड़ी। मुझे एहसास नहीं हुआ था कि एडवर्ड की अत्यधिक उदारता एक सीखा हुआ व्यवहार था। उसने सूटकेस को घाट पर रख दिया और फिर पीछे मुड़ा और अपनी प्यारी मुस्कान के साथ मेरी ओर बढ़ा। मेरा हाथ पकड़ने की बजाय उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। क्या तुम्हें दहलीज तक इंतजार नहीं करना चाहिए? 71 ने हौंफते हुए पूछा, जैसे ही वह नाव से हल्के से बाहर निकला। वह मुस्कुराया। अगर मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। एक हाथ में दोनों विशाल स्टीमर के हैंडल पकड़कर और दूसरे हाथ में मुझे गोद में लेकर वह मुझे घाट तक ले गया और काली वनस्पतियों के बीच से एक हल्के रेतीले रास्ते पर ले गया। कुछ देर के लिए जंगल जैसी वृद्धि में घना अंधेरा छा गया और फिर मैं आगे एक गर्म रोशनी देख सकता था। ये लगभग उस बिंदु पर था जब मुझे एहसास हुआ कि प्रकाश एक घर था। दो उज्ज्वल परिपूर्ण वर्ग एक सामने के दरवाजे को फ्रेम करने वाली चौड़ी खिड़कियां थीं कि मंच का डर फिर से हमला करता है, पहले से कहीं अधिक जोरदार, उससे भी बदतर जब मैंने सोचा था कि हम एक होटल की ओर जा रहे हैं। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकराने लगा और मेरी सांस गले में अटकने लगी। मैंने एडवर्ड की आंखों को अपने चेहरे पर महसूस किया, लेकिन मैंने उसकी नज़रों से नज़र मिलाने से इनकार कर दिया। मैं सीधे सामने देखता रहा, कुछ भी नहीं देख पाया। उसने यह नहीं पूछा कि मैं क्या सोच रहा था, जो उसके स्वभाव के विपरीत था। मैंने अनुमान लगाया कि इसका मतलब ये था कि वह भी अचानक मेरी तरह ही घबरा गया था। उसने दरवाजे खोलने के लिए सूटकेस को गहरे बरामदे पर रख दिया, वे खुले हुए थे। एडवर्ड ने मेरी ओर देखा और तब तक प्रतीक्षा की जब तक कि मैं उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला लेता, उसके बाद ही वह दहलीज पार करके अंदर आया। वो मुझे घर के अंदर ले गया। हम दोनों बहुत शांत थे, चलते समय लाइटें जला रहे थे। घर के बारे में मेरी अस्पष्ट धारणा ये थी कि यह एक छोटे से द्वीप के लिए काफ़ी बड़ा था और अजीब तरह से परिचित था। मैं कलन द्वारा पसंद किए जाने वाले हल्के फुल्के रंग की योजना का आदी हो गया था। ये घर जैसा महसूस हुआ। हालांकि मैं किसी भी विशेष चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मेरे कानों के पीछे तेज धड़कन ने सब कुछ थोड़ा धुंधला कर दिया। फिर एडवर्ड रुक गया और आखिरी लाइट जला दी। कमरा बड़ा और सफ़ेद था और दूर की दीवार ज्यादातर कांच की थी, मेरे पिशाचों के लिए मानक सजावट। बाहर सफ़ेद रेत पर चांद चमक रहा था और घर से कुछ ही गज की दूरी पर चमकती हुई लहरें। लेकिन मैंने उस हिस्से पर मुश्किल से ध्यान दिया। मेरा ज्यादा ध्यान कमरे के बीच में बिल्कुल बड़े सफ़ेद बिस्तर पर था, जिस पर मच्छरदानी के बादल लटके हुए थे। एडवर्ड ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मैं सामान लेने जा रहा हूँ। कमरा बहुत गर्म था, बाहर की उष्णकटिबंधीय रात की तुलना में ज्यादा उमस भरा। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से पर पसीने की एक बूंद जम गई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि मैं झागदार जाल को छू नहीं पाया। किसी कारण से मुझे ये सुनिश्चित करने की ज़रूरत महसूस हुई कि हर चीज़ असली है। मैंने एडवर्ड की आवाज़ नहीं सुनी। अचानक उसकी सर्द उंगली ने मेरी गर्दन के पिछले हिस्से को सहलाया और पसीने की बूंदें पोंछ दी। यहाँ थोड़ी गर्मी है, उसने माफ़ी मांगते हुए कहा। मैंने सोचा, यही सबसे अच्छा होगा। पूरी तरह से, मैंने दबी हुई आवाज़ में कहा और वह हंस पड़ा। यह एक घबराहट भरी आवाज़ थी, जो एडवर्ड के लिए दुर्लभ थी। उन्होंने कहा, मैंने उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश की जो इसे आसान बना सकती थीं।
मैंने जोर से निगलते हुए अभी भी उससे दूर मुंह करके कहा, क्या पहले कभी ऐसा हनीमून हुआ था? मुझे इसका उत्तर पता था। नहीं, ऐसा नहीं था। मैं सोच रहा था। साथ एडवर्ड ने धीरे से कहा, अगर पहले, शायद तुम मेरे साथ आधी रात को तैरना चाहोगी। उसने एक गहरी सांस ली, और जब वह फिर से बोला तो उसकी आवाज में और भी सहजता थी। पानी बहुत गर्म होगा। यह उस तरह का समुद्र तट है जिसे तुम पसंद करते हो। बहुत अच्छा लगता है। मेरी आवाज टूट गई। मुझे यकीन है कि आप 1 या 2 मिनट का समय चाहेंगे। यह एक लंबी यात्रा थी। मैंने सिर हिलाया। मुझे लगा कि मैं इंसान नहीं हूँ, शायद कुछ मिनट अकेले रहने से कुछ मदद मिल सकती है। उसके होंठ मेरे गले से टकराए, मेरे कान के ठीक नीचे। वह एक बार हंसा और उसकी ठंडी सांसों ने मेरी गर्म त्वचा को गुदगुदाया। ज्यादा समय मत लो, मिसेस कलन। मैं अपना नया नाम सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसके होंठ मेरी गर्दन से होते हुए मेरे कंधे की नोक तक पहुंच गए। मैं पानी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वह मेरे पास से होते हुए फ्रेंच दरवाजे तक गया जो सीधे समुद्र तट की रेत पर खुलता था। रास्ते में उसने अपनी शर्ट उतार दी, उसे फर्श पर गिरा दिया और फिर चांदनी रात में दरवाजे से फिसल गया। उमस भरी, नमकीन हवा उसके पीछे कमरे में घूम रही थी। क्या मेरी त्वचा में आग लग गई थी? मुझे नीचे देखने के लिए देखना पड़ा। नहीं, कुछ भी नहीं जल रहा था। कम से कम, दिखाई तो नहीं दे रहा था। मैंने खुद को सांस लेने की याद दिलाई, और फिर मैं उस विशाल सूटकेस की ओर लड़खड़ाती हुई गई जिसे एडवर्ड ने एक छोटे से सफ़ेद ड्रेसर के ऊपर खोला था। यह मेरा ही होना चाहिए, क्योंकि टॉयलेट्रीज का मेरा जाना पहचाना बैग ठीक ऊपर था, और उसमें बहुत सारा गुलाबी रंग था, लेकिन मैं कपड़ों का एक भी सामान नहीं पहचान पाई। जब मैंने करीने से तय किए हुए ढेरों को खंगाला, कुछ परिचित और आरामदायक ढूंढते हुए, एक पुरानी स्वेट की जोड़ी, शायद यह मेरे ध्यान में आई कि मेरे हाथों में बहुत ज्यादा पारदर्शी लेस और कमजोर साटन था। अधोवस्त्र, बहुत अधोवस्त्र नुमा अधोवस्त्र, फ्रेंच टैग के साथ। मुझे नहीं पता था कि कैसे और कब, लेकिन एक दिन एलिस को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। हार मानकर मैं बाथरूम में गया और उन लंबी खिड़कियों से बाहर झांका जो फ्रेंच दरवाजों के समान ही समुद्र तट पर खुलती थीं। मैं उसे नहीं देख पाया। मैंने अनुमान लगाया कि वो पानी में था, हवा के लिए ऊपर आने की जहमत नहीं उठा रहा था। ऊपर आसमान में चांद तिरछा था, लगभग पूरा, और उसकी चमक के नीचे रेत चमकीली सफ़ेद थी। एक छोटी सी हरकत ने मेरी नज़र खींची। समुद्र तट के किनारे लगे ताड़ के पेड़ों में से एक के मोड़ पर लिपटा हुआ, उसके बाकी कपड़े हल्की हवा में लहरा रहे थे। मेरी त्वचा पर फिर से गर्मी की लहर दौड़ गई। मैंने कुछ गहरी सांसें ली और फिर काउंटरों की लंबी कतार के ऊपर लगे शीशों के पास गया। मैं बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे मैं पूरे दिन विमान में सोता रहा हूँ। मैंने अपना ब्रश ढूंढा और अपनी गर्दन के पीछे की उलझनों में उसे जोर से घसीटा जब तक कि वे चिकनी नहीं हो गईं और बाल बालों से भर गए। मैंने अपने दांतों को 2 बार सावधानी से ब्रश किया। फिर मैंने अपना चेहरा धोया और अपनी गर्दन के पीछे पानी छिड़का, जो बुखार जैसा लग रहा था। यह इतना अच्छा लगा कि मैंने अपने हाथ भी धोए, और आखिरकार मैंने बस हार मान ली और नहाने का फैसला किया। मुझे पता था कि तैराकी से पहले नहाना बेतुका है, लेकिन मुझे शांत होने की ज़रूरत थी, और गर्म पानी ऐसा करने का एक विश्वसनीय तरीका था। इसके अलावा मुझे अपने पैरों को फिर से शेव करना भी एक अच्छा विचार लगा। जब मेरा काम पूरा हो गया, तो मैंने काउंटर से एक बड़ा सफ़ेद तौलिया उठाया और उसे अपनी बाजुओं के नीचे लपेट लिया। फिर मैं एक दुविधा में फंस गई जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। मुझे क्या पहनना चाहिए था? जाहिर है, स्विमसूट नहीं, लेकिन अपने कपड़े वापस पहनना भी बेवकूफ़ी भरा लगा। मैं उन चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी जो एलिस ने मेरे लिए पैक की थीं। मेरी सांसें फिर से तेज होने लगी और मेरे हाथ कांपने लगे। शॉवर के शांत करने वाले प्रभावों के लिए इतना कुछ। मुझे थोड़ा चक्कर आने लगा, जाहिर तौर पर रास्ते में एक पूर्ण पैमाने पर घबराहट का दौरा। मैं अपने बड़े तौलिए में ठंडे टाइल वाले फर्श पर बैठ गया और अपना सिर अपने घुटनों के बीच रख लिया। मैंने
प्रार्थना की कि वह मेरे खुद को संभालने से पहले मुझे खोजने न आए। मैं कल्पना कर सकता था कि अगर वह मुझे इस तरह से टूटते हुए देखेगा तो वह क्या सोचेगा। उसके लिए खुद को ये समझाना मुश्किल नहीं होगा कि हम गलती कर रहे हैं। और मैं इसलिए घबरा नहीं रहा था क्योंकि मुझे लगा कि हम कोई गलती कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं इसलिए घबरा रहा था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यह कैसे करना है, और मैं डर रहा था कि कहीं ऐसा न हो जाए। इस कमरे से बाहर निकलो और अनजान का सामना करो, खास तौर पर फ्रेंच अधोवस्त्र में। मुझे पता था कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैं हजारों लोगों से भरे थिएटर के सामने से निकल रहा हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी लाइनें क्या हैं। लोग कैसे ऐसा कर लेते हैं कि वे अपने सारे डर को निगल जाते हैं और किसी और पर इतनी बेबाकी से भरोसा करते हैं, अपनी हर अपूर्णता और डर के बावजूद, जबकि एडवर्ड ने मुझे जो पूर्ण प्रतिबद्धता दी थी, वो उससे कम है। अगर एडवर्ड वहाँ नहीं होता, अगर मैं अपने शरीर की हर कोशिका में यह नहीं जानती होती कि वो मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ, बिना किसी शर्त के और अपरिवर्तनीय रूप से और ईमानदारी से कहूँ तो, यकीन रूप से तो मैं कभी भी इस मंजिल से उठ नहीं पाती। लेकिन एडवर्ड वहाँ था, इसलिए मैंने अपने मन में फुसफुसाते हुए कहा, काया मत बनो, और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मैंने तौलिया को अपनी बाहों के नीचे कसकर बांधा और दृढ़ निश्चय के साथ बाथरूम से बाहर निकल गई। लेस से भरे सूटकेस और बड़े बिस्तर के पास से बिना किसी की ओर देखे। खुले कांच के दरवाजे से बाहर पाउडर बारीक रेत पर। सब कुछ काला सफ़ेद था, चांद की रोशनी में रंगहीन। मैं धीरे धीरे गर्म पाउडर पर चलता हुआ उस घुमावदार पेड़ के पास रुका जहां उसने अपने कपड़े छोड़े थे। मैंने खुरदरी छाल पर अपना हाथ रखा और अपनी सांसों की जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह समान है। यह पर्याप्त समान है। मैं अंधेरे में काली, निचली लहरों के पार उसे खोजता रहा। उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। वह मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था, आधी रात के पानी में कमर तक डूबा हुआ, अंडाकार चांद को घूर रहा था। चांद की पीली रोशनी ने उसकी त्वचा को रेत की तरह एकदम सफ़ेद कर दिया था, चांद की तरह, और उसके गीले बालों को समुद्र की तरह काला कर दिया था। वह निश्चल था, उसके हाथ पानी पर हथेलियां टिकाए हुए थे। कम ऊंचाई की लहरें उसके चारों ओर ऐसे टूट रही थीं मानो वह कोई पत्थर हो। मैंने उसकी पीठ, कंधों, बाहों, गर्दन की चिकनी रेखाओं और उसके बेदाग आकार को देखा। आग अब मेरी त्वचा पर एक फ्लैश बन नहीं थी, यह अब धीमी और गहरी थी। इसने मेरी सारी असहजता, मेरी शर्मीली अनिश्चितता को सुलगा दिया। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के तौलिया उतार दिया, उसे उसके कपड़ों के साथ पेड़ पर छोड़ दिया और सफ़ेद रोशनी में बाहर चली गई। इसने मुझे भी बर्फीली रेत की तरह पीला कर दिया। मैं पानी के किनारे की ओर चलते हुए अपने कदमों की आवाज़ नहीं सुन पाया, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह सुन सकता है। एडवर्ड ने मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपने पैरों की उंगलियों पर हल्की लहरों को टूटने दिया और पाया कि तापमान के बारे में वह सही था, ये बहुत गर्म था, नहाने के पानी जैसा। मैंने पानी में कदम रखा, अदृश्य समुद्र तल पर सावधानी से चलते हुए, लेकिन मेरी सावधानी अनावश्यक थी। रेत पूरी तरह से चिकनी थी, एडवर्ड की ओर धीरे धीरे ढलान वाली थी। मैं भारहीन पानी से होकर आगे बढ़ा। जब तक मैं उसके पास नहीं पहुंच गया, तब तक मैंने अपना हाथ हल्के से पानी पर पड़े उसके ठंडे हाथ पर रख दिया। सुंदर, मैंने भी चांद की ओर देखते हुए कहा। सब ठीक है, उसने बिना प्रभावित हुए उत्तर दिया। वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा, उसकी हरकत से छोटी छोटी लहरें दूर चली गईं और मेरी त्वचा से टकराने लगीं। उसकी आंखें उसके बर्फीले चेहरे पर चांदी की तरह दिख रही थीं। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया ताकि वो हमारी उंगलियों को पानी की सतह के नीचे लपेट सके। यह इतना गर्म था कि उसकी ठंडी त्वचा से मेरे रोंगटे खड़े नहीं हुए। लेकिन मैं सुंदर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, उन्होंने आगे कहा। यहाँ खड़े होकर तुलना करने पर तो ये बात और भी गलत है। मैं आधा मुस्कुराया, फिर अपना हाथ उठाया। अब वह कांप नहीं रहा था और उसे उसके दिल पर रख दिया। सफ़ेद पर सफ़ेद, हम एक बार फिर से एक जैसे हो गए। मेरे गर्म स्पर्श से वह थोड़ा सा कांप उठा। अब उसकी सांसें तेज हो गई थीं।
मैंने वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे। वह अचानक तनाव में आ गया। अगर अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, अगर मैं तुम्हें चोट पहुँचाता हूँ, तो तुम्हें मुझे तुरंत बताना होगा। मैंने गंभीरता से सिर हिलाया, अपनी आंखें उसकी ओर टिकाए रखीं। मैंने लहरों के बीच से एक और कदम बढ़ाया और अपना सिर उसकी छाती से टिका दिया। डरो मत, मैंने धीरे से कहा। हम एक साथ हैं। मैं अचानक अपने ही शब्दों की सच्चाई से अभिभूत हो गया। ये क्षण इतना सही था, इतना सही कि इस पर संदेह करने का कोई तरीका नहीं था। उसकी बाहें मुझे चारों ओर से घेरे हुए थीं, चाहे गर्मी हो या सर्दी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मेरे शरीर की हर नस एक जीवित तार हो। हमेशा के लिए, उन्होंने सहमति जताई और फिर हमें धीरे से गहरे पानी में खींच लिया। सुबह सुबह मेरी पीठ की नंगी त्वचा पर पड़ रही धूप ने मुझे जगा दिया। देर सुबह, शायद दोपहर, मुझे यकीन नहीं था। हालांकि समय के अलावा सब कुछ स्पष्ट था। मुझे ठीक से पता था कि मैं कहाँ हूँ। बड़ा सफ़ेद बिस्तर वाला उजला कमरा, खुले दरवाजों से आती हुई चमकीली धूप, जाली के बादल चमक को कम कर देते। मैंने अपनी आंखें नहीं खोलीं। मैं कुछ भी बदलने के लिए बहुत खुश था, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। केवल बाहर की लहरें, हमारी सांसें, मेरी दिल की धड़कनें ही आवाज़ें थीं। मैं आराम से थी, तपती धूप में भी। उसकी ठंडी त्वचा गर्मी से लड़ने के लिए एकदम सही थी। उसकी सर्दी भरी छाती पर लेटे हुए, उसकी बाहें मेरे चारों ओर लिपटी हुई थीं। मुझे महसूस हुआ बहुत आसान और स्वाभाविक। मैं सोच रहा था कि कल रात मैं किस बात को लेकर इतना घबराया हुआ था। अब मुझे अपने सारे डर बेवजह लगने लगे थे। उसकी उंगलियां मेरी रीढ़ की हड्डी के किनारों पर धीरे धीरे चल रही थीं, और मुझे पता था कि उसे पता है कि मैं जाग रही हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद रखीं और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर कस लीं और खुद को उसके और करीब कर लिया। वो कुछ नहीं बोला, उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर ऊपर नीचे घूम रही थीं, मुश्किल से उसे छू रही थीं, जबकि वह मेरी त्वचा पर हल्के से आकृतियां बना रहा था। मैं हमेशा के लिए यहाँ लेटकर खुश होता, इस पल को कभी भी परेशान नहीं करता, लेकिन मेरे शरीर के कुछ और ही विचार थे। मैं अपने अधीर पेट पर हंसा। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद भूखा रहना एक तरह से सामान्य बात लग रही थी। जैसे किसी बहुत ऊंचाई से धरती पर वापस लाया जा रहा है। क्या मजाक है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। अभी भी मेरी पीठ सहला रहा था। उसकी गंभीर और कर्कश आवाज में रात की यादें ताज़ा हो गईं, और मुझे लगा कि मेरे चेहरे और गर्दन पर लाली छा गई है। उसके सवाल का जवाब देते हुए मेरा पेट गुर्राने लगा। मैं फिर हंसा। आप बहुत लंबे समय तक इंसान होने से बच नहीं सकते। मैंने इंतजार किया, लेकिन वह मेरे साथ नहीं हंसा। धीरे धीरे मेरे सिर पर छाए आनंद की कई परतों से गुजरते हुए मुझे अपनी खुशी के चमकते दायरे से बाहर एक अलग माहौल का एहसास हुआ। मैंने अपनी आंखें खोली। पहली चीज जो मैंने देखी वह थी उसके गले की पीली, लगभग चांदी जैसी त्वचा, उसकी थोड़ी का चाप मेरे चेहरे के ऊपर। उसका जबड़ा तना हुआ था। मैंने खुद को अपनी कोहनी पर टिकाया ताकि मैं उसका चेहरा देख सकूं। वो हमारे ऊपर झागदार छतरी को घूर रहा था, और जब मैं उसके गंभीर चेहरे को देख रहा था, तो उसने मेरी तरफ नहीं देखा। उसके हाव भाव से मुझे झटका लगा। इसने मेरे शरीर में एक शारीरिक झटका दिया। एडवर्ड, मैंने कहा, मेरे गले में अजीब सी उलझन थी। क्या है? क्या गड़बड़ है? तुम्हें पूछना होगा। उसकी आवाज़ कठोर और संदेहपूर्ण थी। मेरी पहली प्रवृत्ति, जीवन भर की असुरक्षाओं का परिणाम, ये सोचना था कि मैंने क्या गलत किया था। मैंने जो कुछ भी हुआ था, उसके बारे में सोचा, लेकिन मुझे यादों में कोई कड़वाहट नहीं मिली। ये सब मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक सरल था। हम एक दूसरे से मेल खाने वाले टुकड़ों की तरह एक साथ फिट हो गए थे। इससे मुझे एक गुप्त संतुष्टि मिली। हम शारीरिक रूप से और साथ ही अन्य सभी तरीकों से संगत थे। आग और बर्फ किसी तरह एक दूसरे को नष्ट किए बिना एक साथ मौजूद थे। और सबूत कि मैं उसके साथ थी। मैं ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं सोच पाया जो उसे इतना गंभीर और ठंडा दिखाए। मैंने क्या मिस कर दिया था? उसकी उंगली ने मेरे माथे की चिंता की रेखाओं को हल्का कर दिया। तुम क्या सोच रहे हो?
वह फुसफुसाया, तुम परेशान हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मैं बात पूरी नहीं कर सका। उसकी आंखें कस गईं। बेला, तुम्हें कितनी बुरी तरह चोट लगी है। सच, इसे कमतर आंकने की कोशिश मत करो। चोट लगी, मैंने दोहराया। मेरी आवाज़ सामान्य से अधिक ऊंची हो गई क्योंकि इस शब्द ने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया था। उसने एक भौं उठाई, उसके होंठ एक कसी हुई रेखा में थे। मैंने जल्दी से आकलन किया, अपने शरीर को स्वचालित रूप से खींचा, अपनी मांसपेशियों को खींचा और लचीला बनाया। ये सच था कि मुझे अकड़न थी और बहुत दर्द भी था, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब सी अनुभूति थी कि मेरी हड्डियां जोड़ों पर से अलग हो गई थीं और मैं जेलीफिश की तरह आधा बदल गया था। यह कोई अप्रिय अनुभूति नहीं थी। और फिर मुझे थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वह अपनी निराशावादी धारणाओं के साथ इस सबसे बेहतरीन सुबह को भी काला कर रहा था। आप इस निष्कर्ष पर क्यों पहुँचे? मैं आज से पहले कभी इतना अच्छा नहीं रहा। उसकी आंखें बंद हो गईं। बंद करो यह। क्या रोकें? ऐसा व्यवहार करना बंद करो जैसे कि मैं इस बात पर सहमत होकर कोई राक्षस नहीं हूँ। एडवर्ड 71 फुसफुसाया, अब वास्तव में परेशान था। वह मेरी उज्ज्वल यादों को अंधेरे से खींच रहा था, उसे दागदार कर रहा था। ऐसा कभी मत कहना। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देखना नहीं चाहता था। अपने आप को देखो, बेला। फिर मुझे बताओ कि मैं राक्षस नहीं हूँ। आहत और स्तब्ध होकर मैंने बिना सोचे समझे उनके निर्देश का पालन किया और फिर हौंफने लगा। मुझे क्या हो गया था? मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरी त्वचा पर कितनी सफ़ेद बर्फ चिपकी हुई है। मैंने अपना सिर हिलाया और मेरे बालों से सफ़ेद बर्फ की एक धारा बह निकली। मैंने अपनी उंगलियों के बीच एक मुलायम सफ़ेद टुकड़ा दबाया। यह नीचे का एक टुकड़ा था। मैं पंखों से क्यों ढका हुआ हूँ? मैंने उलझन में पूछा। उसने अधीरता से सांस छोड़ी। मैंने तकिया काट लिया। या दो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तुमने तकिया काटा। क्यों? देखो, बेला। वो लगभग गुर्राया। उसने बहुत सावधानी से मेरा हाथ पकड़ा और मेरी बांह को आगे बढ़ाया। वह देखो, इस बार मुझे समझ आया कि उसका क्या मतलब था। पंखों की धूल के नीचे मेरी बांह की पीली त्वचा पर बड़े बैंगनी रंग के निशान उभरने लगे थे। मेरी आंखें उनके द्वारा बनाए गए निशान का अनुसरण करते हुए मेरे कंधे तक पहुंची और फिर मेरी पसलियों के पार नीचे चली गईं। मैंने अपने बाएं अग्रभाग पर एक विकृति को देखने के लिए अपना हाथ मुक्त किया, ये देखते हुए कि मैंने इसे कहाँ छुआ और फिर काटा। ये थोड़ा धड़क रहा था। एडवर्ड ने इतने हल्के से कि वह मुझे मुश्किल से छू पा रहा था, एक एक करके मेरी बांह पर पड़े चोटों के निशानों पर अपना हाथ रखा और अपनी लंबी उंगलियों से उन निशानों का मिलान किया। ओह, मैंने कहा। मैंने दर्द को याद करने के लिए इसे याद करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर सका। मुझे ऐसा कोई पल याद नहीं आया जब उसकी पकड़ बहुत मजबूत रही हो, उसके हाथ मेरे खिलाफ बहुत सख्त रहे हों। मुझे बस इतना याद है कि मैं चाहती थी कि वह मुझे और कसकर पकड़ ले, और जब वह ऐसा करता तो मैं खुश होती। मुझे बहुत खेद है, बेला, उसने फुसफुसाते हुए कहा जबकि मैं चोटों को देख रही थी। मैं इससे बेहतर जानता था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने अपने गले के पिछले हिस्से से एक धीमी, विद्रोही आवाज़ निकाली। मैं जितना कह सकता हूँ उससे ज्यादा खेद है। उसने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और पूरी तरह से स्थिर हो गया। मैं एक लंबे पल के लिए पूरी तरह से आश्चर्यचकित होकर बैठा रहा। अब मैं उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश कर रहा था। यह इतना विपरीत था कि मुझे लगा कि इसे समझना मुश्किल है। धीरे धीरे झटका खत्म हो गया और कुछ भी नहीं बचा। खालीपन। मेरा दिमाग खाली था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। मैं उसे सही तरीके से कैसे समझा सकता था। मैं उसे कैसे उतना खुश कर सकता था जितना मैं था या जैसा मैं एक पल पहले था। मैंने उसकी बांह को छुआ और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने अपनी उंगलियों को उसकी कलाई के चारों ओर लपेटा और उसके चेहरे से उसकी बांह को हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं एक मूर्ति को खींच रहा था, क्योंकि इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। एडवर्ड, वो नहीं हिला। एडवर्ड, कुछ नहीं। तो यह एक एकालाप होगा। मुझे खेद नहीं है, एडवर्ड।
मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ, इससे कुछ नहीं होता। गुस्सा मत हो, मत करो, मैं सच में बहुत दुखी हूँ। ठीक शब्द मत कहो। उसकी आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। अगर तुम मेरी समझदारी की कद्र करते हो तो यह मत कहो कि तुम ठीक हो। लेकिन मैंने फुसफुसाया। बेला, वो लगभग करा उठा। मत करो। नहीं एडवर्ड, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने अपना हाथ हिलाया, उसकी सुनहरी आंखें मुझे सतर्कता से देख रही थीं। इसे बर्बाद मत करो, मैंने उससे कहा। मैं खुश हूँ, मैंने इसे पहले ही बर्बाद कर दिया है, उसने फुसफुसाया। बंद करो इसे, मैंने झल्ला कर कहा। मैंने उसके दांतों को आपस में किटकिटाते हुए सुना। उफ, मैंने कराहते हुए कहा, तुम मेरे मन की बात क्यों नहीं पढ़ सकते? मानसिक रूप से मूक रहना कितना असुविधाजनक है। उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गईं, वह स्वयं विचलित हो गया। यह नई बात है। तुम्हें यह अच्छा लगता है कि मैं तुम्हारा मन नहीं पढ़ सकता? आज नहीं। उसने मेरी ओर देखा। क्यों? मैंने निराशा में अपने हाथ ऊपर उठाए। मेरे कंधे में दर्द महसूस हो रहा था जिसे मैंने अनदेखा कर दिया। मेरी हथेलियां एक तेज तमाचे के साथ उसकी छाती पर वापस गिर गईं। क्योंकि अगर आप देख पाते कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं तो ये सब गुस्सा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। या 5 मिनट पहले, वैसे भी मैं पूरी तरह से खुश था, पूरी तरह से आनंदित था। अब मैं वास्तव में कुछ हद तक नाराज हूँ। तुम्हें मुझ पर गुस्सा होना चाहिए। हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या इससे तुम्हें अच्छा महसूस होता है? उसने आह भरी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी चीज़ मुझे बेहतर महसूस करा सकती है। मैंने झल्ला कर कहा। यही कारण है कि मैं नाराज हूँ। तुम मेरी खुशी खत्म कर रहे हो, एडवर्ड। उसने अपनी आंखें घुमाई और अपना सिर हिलाया। मैंने गहरी सांस ली। अब मुझे दर्द ज्यादा महसूस हो रहा था, लेकिन यह इतना बुरा नहीं था। वजन उठाने के अगले दिन जैसा मैंने रेनी के साथ उसके फिटनेस जुनून के दौरान ऐसा किया था। प्रत्येक हाथ में 10 पाउंड के साथ 65 लंज। मैं अगले दिन चल नहीं पाया। यह उतना दर्दनाक नहीं था जितना पहले था। मैंने अपनी चिड़चिड़ाहट को निगल लिया और अपनी आवाज़ को शांत करने की कोशिश की। हमें पता था कि यह मुश्किल होने वाला है। मुझे लगा कि यह अनुमान लगाया गया था, और फिर ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा आसान था। और यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी उंगलियों को अपनी बांह पर रगड़ा। मुझे लगता है कि पहली बार, बिना ये जाने कि क्या उम्मीद करनी है, हमने कमाल कर दिया। थोड़े अभ्यास के साथ उसके चेहरे पर अचानक इतना गुस्सा आ गया कि मैं बीच में ही बोल पड़ा। मान लिया। क्या तुम्हें इसकी उम्मीद थी, बेला? क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा? क्या तुम्हें लगा कि यह और भी बुरा होगा? क्या तुम इस प्रयोग को सफल मानती हो क्योंकि तुम इससे दूर जा सकती हो? कोई हड्डी नहीं टूटी जो एक जीत के बराबर है। मैंने इंतज़ार किया, उसे सब कुछ बाहर निकालने दिया। फिर मैंने कुछ और इंतज़ार किया जब तक कि उसकी सांस सामान्य नहीं हो गई। जब उसकी आंखें शांत हो गईं, तो मैंने धीमे धीमे सटीकता से बोलते हुए जवाब दिया। मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यह कितना अद्भुत और परिपूर्ण होगा। मेरी आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई, मेरी आंखें उसके चेहरे से फिसलकर मेरे हाथों पर आ गईं। मेरा मतलब है, मुझे नहीं पता कि यह आपके लिए कैसा था, लेकिन यह मेरे लिए ऐसा ही था। एक ठंडी उंगली ने मेरी ठुड्डी को वापस ऊपर खींच लिया। क्या यही बात है जिसकी तुम्हें चिंता है? उसने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहा। क्या मैं खुद को खुश नहीं कर पाया? मेरी आंखें नीचे ही रहीं। मुझे पता है कि यह एक जैसा नहीं है। तुम इंसान नहीं हो। मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक इंसान के लिए, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिंदगी इससे बेहतर हो सकती है। वो इतनी देर तक चुप रहा कि आखिरकार मुझे ऊपर देखना पड़ा। अब उसका चेहरा नर्म और विचारशील था। ऐसा लगता है कि मुझे और भी माफ़ी मांगनी है। उसने भौहें सिकोड़ी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बारे में मेरी भावनाओं को इस तरह से समझोगी कि पिछली रात मेरे जीवन की सबसे अच्छी रात नहीं।
थी, लेकिन मैं इस तरह से नहीं सोचना चाहता, खासकर तब जब तुम। मेरे होंठ किनारों पर थोड़े मुड़ गए। सचमुच, अब तक का सबसे बेहतरीन, मैंने धीमी आवाज में पूछा। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया, अभी भी आत्मनिरीक्षण कर रहा था। मैंने तुम्हारे और मेरे बीच हुए सौदे के बाद कार्लिसले से बात की, उम्मीद है कि वह मेरी मदद कर सकता है। बेशक उसने मुझे चेतावनी दी थी कि यह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। उसके चेहरे पर एक छाया छा गई। उसे मुझ पर भरोसा था, हालांकि मैं उस भरोसे के लायक नहीं था। मैंने विरोध करना शुरू किया और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने मेरी होठों पर अपनी 2 उंगलियां रख दीं। मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या क्या उम्मीद करनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि यह मेरे लिए क्या होगा, मेरे पिशाच होने के नाते। वह आधे मन से मुस्कुराया। कार्लिसर ने मुझे बताया कि यह एक बहुत शक्तिशाली चीज थी, किसी और चीज की तरह नहीं। उसने मुझे बताया कि शारीरिक प्रेम ऐसी चीज है जिसे मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे स्वभाव में कभी कभार बदलाव होने के कारण मजबूत भावनाएं हमें स्थायी रूप से बदल सकती हैं। लेकिन उसने कहा कि मुझे उस हिस्से के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो तुमने मुझे पहले ही पूरी तरह से बदल दिया है। इस बार उसकी मुस्कान ज्यादा सच्ची थी। मैंने अपने भाइयों से भी बात की। उन्होंने मुझे बताया कि यह बहुत ही शानदार आनंद है। मानव रक्त पीने के बाद दूसरा। एक रेखा ने उसके माथे पर शिकन ला दी। लेकिन मैंने तुम्हारा खून चखा है और उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई खून नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि वे गलत थे, सच में। बस ये कि हमारे लिए यह अलग था। कुछ और, ये और भी अधिक था। ये सब कुछ था। इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि यह गलत था। भले ही यह संभव हो कि आपने सचमुच ऐसा महसूस किया हो। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये सब बना रहा हूँ? क्यों? अपना अपराध बोध कम करने के लिए। मैं सबूतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकता, बेला। या जब मैं गलतियां करता हूँ तो मुझे छोड़ देने की तुम्हारी कोशिशों का इतिहास। मैंने उसकी थोड़ी पकड़ी और आगे की ओर झुक गया ताकि हमारे चेहरे एक दूसरे से कुछ इंच दूर हो जाएं। तुम मेरी बात सुनो, एडवर्ड कलन। मैं तुम्हारे लिए कोई दिखावा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे तब तक पता भी नहीं था कि तुम्हें बेहतर महसूस कराने का कोई कारण है जब तक तुम दुखी नहीं होने लगे। मैं अपने पूरे जीवन में कभी इतना खुश नहीं रहा। मैं तब भी इतना खुश नहीं था जब तुमने यह फैसला किया था। तुम मुझे उससे भी ज्यादा प्यार करते थे जितना तुम मुझे मारना चाहते थे, या जब पहली सुबह मैं जागा और तुम वहां मेरा इंतजार कर रहे थे। तब नहीं जब मैंने बैले स्टूडियो में तुम्हारी आवाज सुनी, वो एक शिकारी पिशाच के साथ मेरी नज़दीकी मुलाकात की पुरानी याद से चौंक गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। या जब तुमने कहा कि मैं करता हूँ, और मुझे एहसास हुआ कि किसी तरह मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखूंगा। वे मेरी सबसे सुखद यादें हैं और यह किसी भी चीज से बेहतर है। इसलिए बस इससे निपट लो। उसने मेरी भौहों के बीच की रेखा को छुआ। अब मैं तुम्हें दुखी कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो फिर तुम दुखी मत हो। यही एक चीज है जो यहाँ गलत है। उसकी आंखें कस गईं, फिर उसने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। तुम सही हो, जो बीत गया सो बीत गया और मैं उसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। इस बार तुम्हारे लिए अपना मूड खराब करने का कोई मतलब नहीं है। हाय, अब मैं तुम्हें खुश करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ, करूँगा। मैंने उसके चेहरे को संदेह भरी नज़रों से देखा और उसने मुझे एक शांत मुस्कान दी। जो भी मुझे खुश करता है। जब मैंने पूछा तो उसी समय मेरे पेट में गुर्राहट हुई। तुम्हें भूख लगी है? उसने जल्दी से कहा। वह तेजी से बिस्तर से बाहर आया, पंखों का एक बादल उड़ाते हुए, जिसने मुझे याद दिलाया, तो आखिर तुमने एस्मे के तकिए खराब करने का फैसला क्यों किया? मैंने उठते हुए और अपने बालों को नीचे हिलाते हुए पूछा। उसने पहले से ही एक जोड़ी ढीली खाकी पैंट पहन ली थी और वह दरवाजे के पास खड़ा था, अपने बालों को बिखेर रहा था, अपने कुछ पंख उखाड़ रहा था। मुझे नहीं पता कि मैंने कल रात कुछ करने का फैसला किया था या नहीं, उसने बुदबुदाया। हम भाग्यशाली हैं कि यह तकिए थे और तुम नहीं। उसने गहरी सांस
ली और फिर अपना सिर हिलाया जैसे कि वो अंधेरे विचार को झटक रहा हो। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्रामाणिक दिखने वाली मुस्कान फैल गई, लेकिन मुझे लगा कि इसे वहां लाने में बहुत मेहनत लगी होगी। मैं सावधानी से ऊंचे बिस्तर से नीचे उतरी और फिर से खींची। अब मुझे दर्द और पीड़ादायक जगहों का ज्यादा एहसास हो रहा था। मैंने उसे हौंफते हुए सुना। वो मुझसे दूर हो गया और उसके हाथ मुड़ गए, उंगलियां सफेद हो गईं। क्या मैं इतनी भयानक दिख रही हूँ? मैंने पूछा, अपनी आवाज को हल्का रखने की कोशिश करते हुए। उसकी सांस अटक गई, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा, शायद मुझसे अपना भाव छिपाने के लिए। मैं खुद जांच करने के लिए बाथरूम में चली गई। मैं दरवाजे के पीछे लगे पूरे शीशे में अपने नग्न शरीर को घूर रही थी। मुझे निश्चित रूप से इससे भी बुरा अनुभव हुआ था। मेरे एक गाल की हड्डी पर हल्की छाया थी और मेरे होंठ थोड़े सूजे हुए थे, लेकिन इसके अलावा मेरा चेहरा ठीक था। मेरे बाकी शरीर पर नीले और बैंगनी रंग के धब्बे थे। मैंने उन चोटों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें छिपाना मेरे हाथों और कंधों के लिए सबसे मुश्किल था। वे इतनी बुरी नहीं थीं। मेरी त्वचा पर आसानी से निशान पड़ जाते थे। जब तक कोई चोट दिखती, मैं आमतौर पर भूल जाता कि मुझे ये कैसे लगी। बेशक, ये अभी विकसित हो रहे थे। मैं कल और भी बदतर दिखूंगा। इससे चीजें आसान नहीं होंगी। तभी मैंने अपने बालों की ओर देखा और कराह उठी। बेला। जैसे ही मैंने आवाज लगाई वह तुरंत मेरे पीछे आ गया। मैं अपने बालों से ये सब कभी नहीं हटा पाऊंगा। मैंने अपने सिर की ओर इशारा किया, जहां ऐसा लग रहा था जैसे मुर्गी घोंसला बना रही हो। मैंने पंख नोचने शुरू कर दिए। तुम्हें अपने बालों की चिंता होगी, वह बुदबुदाया, लेकिन वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और अपने बालों के पंख उखाड़ने लगा। बहुत अधिक तेजी से। तुमने इस पर अपनी हंसी कैसे रोकी? मैं हास्यास्पद लग रहा हूँ। उसने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस तोड़ता रहा। और मुझे वैसे भी जवाब पता था, इस मूड में उसके लिए कोई भी बात मज़ेदार नहीं थी। ये काम नहीं करेगा। मैंने 1 मिनट बाद आह भरी। ये सब सूख गया है। मुझे इसे धोने की कोशिश करनी होगी। मैंने मुड़कर अपनी बाहें उसकी ठंडी कमर के चारों ओर लपेट लीं। क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे आपके लिए कुछ खाना ढूंढना चाहिए, उसने शांत स्वर में कहा, और उसने धीरे से मेरी बाहें खोल दीं। जब वह बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए गायब हो गया, तो मैंने आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा हनीमून खत्म हो गया है। ये सोचकर मेरे गले में बहुत भारीपन आ गया। जब मैं ज्यादातर पंखों से मुक्त रहती थी और एक अपरिचित सफ़ेद सूती पोशाक पहनती थी, जो बैंगनी रंग के सबसे बुरे धब्बों को भी छिपाती थी, तो मैं नंगे पैर उस जगह चली गई, जहां से अंडे और बेकन और चेडर चीज की गंध आ रही थी। एडवर्ड स्टेनलेस स्टील के स्टोव के सामने खड़ा था, काउंटर पर रखी हल्की नीली प्लेट पर ऑमलेट रख रहा था। खाने की खुशबू ने मुझे अभिभूत कर दिया। मुझे लगा कि मैं प्लेट और फ्राइंग पैन दोनों खा सकता हूँ। मेरा पेट उखड़ गया। ये लो, उसने कहा। वह चेहरे पर मुस्कान लिए मुड़ा और प्लेट को एक छोटी सी टाइल वाली मेज पर रख दिया। मैं 2 धातु की कुर्सियों में से एक पर बैठ गया और गर्म अंडे खाने लगा। उन्होंने मेरा गला जला दिया, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। वह मेरे सामने बैठ गया और बोला, मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं खिलाता। मैंने निगल लिया और फिर उसे याद दिलाया, मैं सो रहा था। वैसे, ये वाकई बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति नहीं खाता, उसके लिए यह प्रभावशाली है। फूड नेटवर्क, उन्होंने मेरी पसंदीदा टेढ़ी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि वह अब सामान्य लग रहा था। अंडे कहाँ से आए? मैंने सफाई करने वाले कर्मचारियों से रसोई में सामान रखने को कहा है। इस जगह के लिए यह पहली बार है। मुझे उनसे पंखों से निपटने के लिए कहना होगा। वह चुप हो गया, उसकी नज़र मेरे सिर के ऊपर एक जगह पर टिकी हुई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की जिससे वह फिर से परेशान हो जाए। मैंने सब कुछ खा लिया, हालांकि उसने 2 लोगों के लिए पर्याप्त खाना बनाया था। धन्यवाद, मैंने उससे कहा। मैं उसे चूमने के लिए टेबल के दूसरी ओर झुकी। उसने भी मुझे अपने आप चूमा और फिर अचानक अकड़कर दूर झुक गया। मैंने अपने दांत पीस लिए और
जो सवाल मैं पूछना चाहता था वह आरोप की तरह निकला। जब तक हम यहाँ हैं तुम मुझे फिर से नहीं छुओगे, है न? वह झिझका, फिर आधा मुस्कुराया और अपना हाथ उठाकर मेरे गाल को सहलाया। उसकी उंगलियां मेरी त्वचा पर धीरे से टिकी रहीं और मैं अपना चेहरा उसकी हथेली में टिकाने से खुद को रोक नहीं सका। आप जानते हैं कि मेरा यह मतलब नहीं था। उसने आह भरी और अपना हाथ नीचे कर लिया। मुझे पता है, और तुम सही हो। वह रुका, अपनी थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया, और फिर उसने दृढ़ विश्वास के साथ फिर से बात की। जब तक तुम बदल नहीं जाती मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुँचाऊँगा।